चलिए बच्चों, हम लोग वार्षिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल सेट हल करने वाले हैं। देखिए, वार्षिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल प्रश्न पत्र है, सेट 1 है। इस प्रकार और 2 सेट आने वाला है। उसके बाद हम लोग सब बनाएंगे बारी बारी से। कक्षा 10th का है, सब्जेक्ट मैथ है। इसमें समय आपको रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, 40 पूर्णांक का। ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए 1 गुना 40 मतलब एक मार्क्स का 40 क्वेश्चन रहेगा, कुल मिलाकर के 40 मार्क्स है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करें। 4 विकल्प दिया है, सही कुछ चुनना है। कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग पढ़े हैं। 2 से इसको कटाओ। अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या से कटाएंगे। 2 सते, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, सब अभाज्य आ गया ना। अर्थात 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 कहीं होगा। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 सी नंबर हो गया। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या हो सकता है। अब 6q 5 के रूप में है तो वह सम हो सकता है। तो अगर ये सम संख्या है और ये विषम है, मतलब q अगर कोई भी पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक संख्या को किसी सम संख्या से गुना करने के बाद क्या होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। और एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या √3 लगा हुआ है। अपरिमेय संख्या को 2 से गुना करेंगे, अपरिमेय ही रहेगा, उसमें कुछ जोड़ेंगे अपरिमेय ही रहेगा, अर्थात सी नंबर। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना। a = bq + r है ना। इसको क्या बोलते हैं, शाब्दिक रूप में बोल सकते हैं हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, पता है ना। भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, और इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक ना। तो वही कहता है 2 पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक q तथा r विद्यमान है, मतलब ये क्वोशिएंट आ जाए और ये रिमाइंडर आ जाए। तो आप किस प्रकार प्रमेय को लिखेंगे, तो a = bq + r के रूप में। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा गुणनफल, ये दोनों दिया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3, और गुणनफल अल्फा × बीटा कितना दिया हुआ है -2। तो द्विघात समीकरण बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - मूलों का योगफल फिर प्लस मूलों का गुणनफल होता है, ये सूत्र होता है। तो x² रहने देते हैं, माइनस मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है 3 लगा देंगे, यहाँ x होता है इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -2, तो -2 लगा देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा x² - 3x और -2। अब देखिए कहीं होगा ऑप्शन सी नंबर में है, ठीक ना। परीक्षा में इतना बराबर थराबर देना कोई जरूरी नहीं है, सिंपल ही सरल करना है और टिक मार देना है। रंगने वाला रहेगा, अगर वो मार्कशीट देगा तो उसको रंगना है। फिर निम्नलिखित बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिए गए हैं, बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी है। तो ग्राफ देखिए यहां दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जितना बार x अक्ष को ये काटा है तो उसको x का क्या कहेंगे हम लोग, शून्यक कहेंगे। तुरंत मेथड है वो ऑब्जेक्टिव में अभी सॉल्व करने में समय लगेगा। बोलिए इसमें px के शून्यकों का संख्या कितनी है, तो x अक्ष को कितना बार डिवाइड किया, 1 2 3 बार प्रतिच्छेद किया है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। बस एक ही ट्रिक केवल इसका याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 कहां है, डी नंबर में है। 7 नंबर, बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक कितना होगा, तो 4u² + 8u = 0। तो देखिए जब द्विघाती बहुपद रहता है शून्यक 2 होता है, त्रिघाती बहुपद रहता है शून्यक 3 होगा, और रैखिक बहुपद रहेगा तो शून्यक 1 होगा। इससे पहले वो यू को मान निकाल लीजिए। इसमें क्या बचा, 4 + 8 n बचेगा, सॉरी हाँ 4u बचेगा। हाँ
4u² प्लस 8u, इसे कॉमन क्या निकालेंगे, 4 भी निकल जाएगा, u भी निकल जाएगा, इसमें क्या बचा, एक u बचेगा प्लस 4 2 जा 2, u तो निकल ही गया है। शून्य के लिए हम लोग शून्य के बराबर कर देते हैं ना, जब 4u बराबर शून्य होगा तो u बराबर कितना निकल जाएगा, 4u बराबर शून्य तो u बराबर 0, यानी 4/0 होगा, 0/4, तो ये क्या बन जाएगा 0, अर्थात u का मान शून्य निकला। फिर u + 2 बराबर 0 करेंगे तो खाली u बराबर कितना होगा, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 - 2, यानी कि u बराबर, अर्थात क्या क्या होता रहेगा 0 और -2, 0 और -2। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 0 यहाँ है, -2 यहाँ है, नतीजा क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा डी नंबर होगा ना, ए तथा सी दोनों, ये उत्तर हो जाएगा। इसको नहीं मारना है, इसको भी नहीं मारना है, मारना है इसको, ए और सी दोनों। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर, रैखिक समीकरण इतना तथा इतना में यदि a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो निम्न में से कौन सा सही कथन है। तो ये तभी होता है जब एक ही समीकरण दो बार किसी डिजिट से गुना करके लिख दिया जाता है, जैसे 3x + 4y + 5 = 0 है। अब दो से गुना कर दो, 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y, 5 दूनी 10 बराबर 0। तो एक ही समीकरण है, ये एक ही समीकरण को मल्टीप्लाई कर दो किसी से और अगर लिख दोगे तो इस केस में क्या होगा, ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा। तो ऐसा जब एक ही समीकरण है तो ग्राफ, जब भी ग्राफ कॉपी में खींचेंगे तो क्या होगा, अगर इसका ग्राफ ऐसा है दूसरा का ग्राफ इसी पर चढ़ जाएगा ना, चढ़ेगा। तब दोनों अगर ओवरलैप होता है तो अनेक हल हो जाता है, कितना हल हो जाता है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर, नंबर 9 कहता है इतना और इतना के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसा होगा। तो हम लोग कंडीशन जानते हैं, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। इसी से चेक करते हैं कि तीनों अगर बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, समपाती, अनेक हल होगा। और 2 बराबर हो जाए, तीसरा तो बराबर नहीं हो तो उसको बोलते हैं समांतर, कोई हल नहीं होगा, कटेगा ही नहीं। और अगर पहला ही बराबर नहीं हो, a1/a2 = नॉट b1/b2 हो, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, अर्थात एक रेखा ऐसे होगा दूसरा इस तरह हो जाएगा और एक जगह कटा, अर्थात एक उत्तर होगा, x का एक मान आएगा, y का एक मान आएगा। बात समझ गए। तो ये कंडीशन हम चेक करके देखते हैं। तो अगर इसको 6 को भाग दे देते हैं a1 को a2 से तो 2 बार में कटा, फिर इसको भाग देते हैं -2 को -1 से तो ये भी 2 बार में कट गया, और इसको भाग देंगे देखिए 3/4 आ जाएगा, आ रहा है ना। अर्थात तो 2 ठो बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ। जब 2 बराबर हो जाए तीसरा बराबर नहीं हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा, अर्थात ही कटेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। तो इसका क्या कहेंगे कि ये समांतर रेखा का कंडीशन निरूपित करेगा। कोई दिक्कत, बी नंबर। अब देखते ये 2 समीकरण है, इसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, दोनों जोड़ दो, खाली देखा डिजिट भी सेम है, देखो गुणांक सब बराबर, प्लस माइनस सही है। जैसे ही जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, x - y बराबर 2, जोड़ेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर 8, खाली x बराबर 8/2, 4 बार में कटा, x का मान कितना निकला 4। अब 4 कहीं x का रख देंगे तो 4 उधर घटेगा तो y कितना निकल जाएगा, 4 घट जाएगा तो 2 बचेगा, अर्थात x निकला 4, x 4 निकल गया और y 2 निकला, 4 2 कहीं होगा या उसके डी नंबर में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर x² है, x² ऐसे भी खत्म होकर के 0 बन जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहां भी a² a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² खत्म हो जाएगा दोनों तरफ, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें भी जब a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x² आ जाएगा, और यहाँ 2x ये हो सकता है नहीं, यही होगा। इधर देखिए यहाँ भी x² आ रहा है, a - b का होल स्क्वायर जैसे तोड़ेंगे तो यहाँ x² आएगा ना, तो ये x² खत्म हो जाएगा, फिर रैखिक समीकरण में परिणत हो जाएगा, लेकिन ये द्विघात ही रह गया ना। इसमें देखते हैं इधर x² वाला आया, इधर x² वाला नहीं है, तो x² वाला रह जाएगा। तो द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा, सी नंबर। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताएं। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, विविक्तर निकालते हैं। क्या निकलते हैं, विविक्तर। विविक्तर क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान कितना है, 1 है, 1 पर स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1,
सी का मान कितना है -1, तो नतीजा क्या होगा -4 माइनस मिलके +4 हो जाएगा, +4 और +1 कुल मिला के 5 हो गया। जब विविक्त कर डी का मान डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 के बराबर हो तब मूल बराबर होता है, दोनों मूल क्या होता है, मूल बराबर होता है, यानी एक्स का 2 मान जो निकलेगा वो दोनों बराबर निकलेगा। और जब डी का मान 0 से अधिक हो जाए तब दोनों मूल जो है अलग अलग होगा, अल्फा का मान अलग निकलेगा, बीटा का मान अलग निकलेगा, मतलब एक्स का 2 अलग अलग मान निकलेगा ना। और जब डी खुद छोटा हो जाए 0 से, अर्थात माइनस में डी निकलता, सरल करते करते आते और माइनस में निकल जाता, तब वो क्या होता, वो मूल वास्तविक उसका नहीं होता, अवास्तविक मूल होता, ठीक ना। तो वास्तविक 2 कंडीशन में होता है। और यहां क्या है, यहां हमारा निकल गया कितना, 5 निकलेगा, 5 निकला तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा डी हो गया। जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो दोनों मूल अलग अलग होगा और दोनों वास्तविक होगा। क्या होगा, दोनों यानी कि वास्तविक भी होगा और असमान होगा, यानी कि ए नंबर हो गया। 13 कह रहा है ax² + bx + c = 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसका 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, इस समीकरण का मानक रूप में है। तो मैं अभी अभी बताया था ऊपर वाला क्वेश्चन में ना, कि जब ये b² - 4ac 0 के बराबर हो तो उस समय भी वास्तविक होता है, लेकिन दोनों क्या हो जाता है, बराबर बराबर आता है, x का 2 मान निकलेगा, दोनों एक ही मान निकलेगा ना। और जब 0 से छोटा हो जाए तो उस समय तो वास्तविक होता ही नहीं है। और जब 0 से बड़ा हो तो उस समय मूल क्या होता है, वास्तविक भी होता है और दोनों मान अलग अलग होता है, वास्तविक भी होता है और दोनों मान अलग, इसी को भिन्न कह देंगे। दोनों x का 2 मान निकलेगा, अलग अलग मान निकलेगा, तो क्या कहिएगा, वास्तविक तो हुआ लेकिन भिन्न हुआ। तो ये कंडीशन में ऊपर में भी बता चुका। तो यहां समीकरण इतना का विविध कर क्या है, बस उसी सूत्र पर बनाना है, b² - 4ac पर। तो b² यहां -1 है, गुणांक 1 है ना, तो -1 पर स्क्वायर, -4 a का मान 1, c का मान 3, अर्थात 4 या 12, -12 में +1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -11। कहीं ऑप्शन है, यहां डी नंबर है। प्रथम पद ए सार्वंतर डी वाले एपी का nवां पद क्या होगा, सीधे सूत्र हो जाएगा ना, होगा an बराबर a + n - d, ये हो जाएगा। इतना का 30वां पद क्या होगा, यानी कि a30 क्या होगा, तो बराबर होता है a30 बराबर क्या होगा, पहला पद यानी कि a + 30 - 1 गुना d, a का मान कितना है 10 हो जाएगा, + 29 गुना d का मान कितना है, तो इसमें इसको घटाना होगा, 7 में 10 जैसे घटाएंगे -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और आप सरल 29 को -3 से गुना कीजिए, 87 हो जाएगा, -87, और घटाइए कितना हो जाएगा -77। कहीं ऑप्शन होगा -77, कहां है, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर है, एपी इतना का कौन सा पद 78 है, मान लेते हैं nवां पद है, तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी, कहता कौन सा पद 78 होगा, तो मान लिए nवां पद 78 है, तो 78 nवां पद का मान कितना हो जाएगा 78, और पहला पद कितना है 3 + nवां पद मान लिए, कमा पद है नहीं जानते वो इतना निकालना है, और अंतर कितना है 5 का अंतर है ना, तो 5 लगा देंगे, ये हो गया 78 और 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 75 बराबर हो गया n - 1 इंटू 5 से भाग लग जाएगा, 15 × 5 = 75, एक आके जुटेगा 16 हो जाएगा, कहीं ऑप्शन होगा बिना। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं ... होती है, तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपात में होती है ना, और संगत कोण बराबर होते हैं। जब त्रिभुज समरूप रहता है तो उसमें संगत कोण क्या होता है, इसको मैं सरल करने सिखा दूं। जैसे ये 2 त्रिभुज है, अगर ये दोनों समरूप है ए बी सी पी क्यू आर, तो क्या होगा, ये ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। हालांकि ये कसौटी पर निर्भर करेगा, वो सांकेतिक रूप रहेगा समरूप का, जैसे ऐसे दिया होगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तब इसको देखते हुए ये लिखा जाता है कौन भुजा किसका, जैसे ए बी का संगत हो जाएगा पी क्यू,
BC का संगत हो जाएगा QR, AC का संगत हो जाएगा PR। तो इस तरह ये समानुपाती में हो गया। और कोण A के बराबर कौन तो कौन हो जाएगा P, कोण B के बराबर कौन हो जाएगा Q, कोण C के बराबर कौन हो जाएगा R। बस ये तो होता है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा समान अनुपात में होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं? समान अनुपात में होते हैं। अर्थात कौन सा हो जाएगा? दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतना के अनुपात में है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो थ्योरम ये होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो अर्थात अनुपात 4:9 है, संगत भुजा का अनुपात ये है तो इसका अनुपात का वर्ग कर देंगे। तो 4 चौके 16 बटे 9 81, कहीं होगा 16 81, ये हो जाएगा ना। थ्योरम होता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ABC में AB इतना है, AC इतना है, BC इतना है, तो कोण B कितना होगा? पता नहीं कोण B कितना होगा, देख लें। इसमें AB कितना दिया हुआ है, कुछ ले लेते हैं। किसी तरह त्रिभुज ले लो, टेढ़ो बोनो कोनो ABC हो गया। इसमें AB कितना दिया है 6√3। AC कितना है? AC 12 है। BC कितना है? 6 है। तो पूछना चाह रहा कोण B कितना होगा। ऐसा कंडीशन समकोण के लिए ही पूछा जाता है, ठीक ना। फिर भी हम जांच कर सकते हैं, रूल जानते हैं, छोटी दोनों भुजा का वर्ग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो निश्चित समकोण त्रिभुज होगा वो। तो छोटी भुजा ये दोनों है ना, सबसे बड़ी है तो जोड़ो 6 के, और यहाँ 6√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 36, 36 दिया 136 दिया 108, और ये दोनों जोड़ो 144, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? नहीं 144 से रहने दो ना, बराबर है 44 से हो जाएगा, बराबर है 44 से। तो देखिए दो छोटे भुजा का वर्ग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर, और ये किस त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में। तो उस समय सबसे बड़ी भुजा क्या होता हो जाता है? कर्ण। अर्थात ये ठोबा होगा 12 और इसमें एक ठो 6√3 और एक ठो 6। कोई दिक्कत नहीं। और ये 12 वाला कौन है? 12 वाला है AC। तो निश्चित रूप से 12 के सामने में कौन होगा? B ना होगा। तो B का मान कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजा है। किसका भुजा है? और हम लोग कैसे इसको जांचते हैं? छोटी दोनों भुजा, कौन भुजा? छोटी दोनों भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज है, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। तो AC जब कर्ण है तो कर्ण के सामने में जो भुजा कोण रहता है उसी को समकोण कहते हैं। तो AC कर्ण है तो इसके सामने में कौन होगा? BN होगा। तो B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते। मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या है? तो मूल बिंदु जैसे यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0, और कोई बिंदु 3 4 पर है, 3 4 पर है, तो दोनों बीच की दूरी कितना होता है? तो दूरी बराबर सूत्र होता है ये -a का स्क्वायर जोड़िए -a का स्क्वायर होता है ना। तो 3 - 0 3 पर स्क्वायर, प्लस फिर हो जाएगा 4 - 0 4 पर स्क्वायर होता है ना। x तो सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी बराबर सूत्र होता है ना, और इस पर रूट होता है, ये होता है दूरी बराबर। तो इसको सरल कर देंगे, 3 9 प्लस 4 चौके 16, 16 इस पर वर्गमूल हो जाएगा ना, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में होगा 5, क्या नंबर में है? सी नंबर में है, सी नंबर हो गया उत्तर। आगे कहता है बिंदुओं इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? तो किसी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बराबर सूत्र फिर होता है x1 + x2 बटे 2, कोमा y का मान होगा y1 + y2 बटे 2। तो x1 यहाँ कितना है? 2 है, और x2 4, 4 2 6, 6 बटे 2 कितना हो जाएगा? 3, कोमा फिर 7 4 7 5 12, 12 बटे 2 कितना हो जाएगा? 6, अर्थात 3, 6, सी नंबर हो जाएगा। फिर कहता है आगे कि यदि 2 sin A बराबर sin 2A हो तो A का मान क्या होगा? तो इसको तो हम डबल मेथड से भी बना सकते हैं कि एंगल रख करके भी जांच के देख सकते हैं, ठीक ना। कि जैसे 30 डिग्री रखते हैं, sin 30 डिग्री कितना होता है?
साइन 30 डिग्री का मान हाफ, अर्थात ये 1 हो जाएगा। और यहां अगर 30 रखते हैं, 30 ने 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये बराबर हुआ कभी तो 30 डिग्री नहीं होगा। 45 रखते हैं, साइन 45 कितना होता है 1/√2, और फिर साइन यहाँ 45 रखेंगे, 45 से 90, साइन 90 कितना होता है 1, बराबर हुआ दोनों नहीं, ये 1/√2 होता है, तो 2/√2 हो गया, इधर 1 कभी बराबर होगा तो ये भी नहीं होगा। 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 0, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, साइन 2 गुना 0 0 होगा, ये भी 0 0 बराबर 0, अर्थात कौन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड आप लोग याद रखिएगा, इंटर में पढ़ेगा, साइन 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक ना। तो हमारे पास है 2 sin a बराबर साइन 2a, ये ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a बराबर साइन 2a के बदले में लिखेंगे 2 sin a इंटू कॉस a, तो साइन a कट गया और 2 भी कट जाएगा, तो इधर 1 बचा, एक बार में सब कटा, इसे भाग दे देंगे तो एक बार में कटा, तो 1 बराबर कॉस, तो 1 कॉस में कितना का मान होता है कॉस 0 डिग्री का मान होता है, बराबर कॉस, अर्थात एक का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा सी नंबर। दोनों मेथड बता दिए, इससे आपको जानकारी रहे, नॉलेज बढ़े। कॉस 48 बराबर साइन 42 का मान क्या होगा, तो कॉस 48 को हम लिख सकते हैं 90 - 42 माइनस साइन 42, ये भी तो 48 ही हुआ ना, नहीं हुआ, और cos 90 - थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा, अर्थात साइन 42 माइनस साइन 42, तो कितना हो जाएगा, साइन 42 में साइन 42 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। आगे है साइन a बराबर 3/5, तो cos a कितना होगा, तो आप पढ़े होंगे सूत्र साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, तो खाली cos का मान निकालना है, cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, खाली cos a बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर a, √1 माइनस साइन का मान धर दीजिए, साइन a का मान 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 × 9/25, 25 से 25 में 9 घटाने के 16/25, 16/25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4/5, तो 4/5 के ऑप्शन में होगा, तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार किसको कहते हैं, टावर को कहते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, धरती पर कोई एक बिंदु है, ये धरती तो नहीं होगा, धरती पर कहता है कहीं एक बिंदु है जो पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, इसके पाद बिंदु से कितना दूर है 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है, इस शिखर का उन्नयन कोण ये बिंदु कितना बना लेता है 60 डिग्री बनाता है, कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये कितना होगा, तो देखिए ये P निकालना है और इसको हम B कहते हैं त्रिकोणमिति में, तो PB का रिलेशन tan थीटा में था, tan 60 लगा देंगे, जैसे tan 60 डिग्री और P/B, B का मान कितना है 15, और tan 60 मींस कितना √3 P/15, P का मान कितना होगा 15 गुना √3, कहीं होगा 15 गुना √3। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q क्या है समकोण है, तो त्रिभुज PQR बना देते हैं, और Q ठो क्या लेना है, अर्थात PQ इधर आ जाएगा, PQ 3 सेंटीमीटर है, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर है, PR कितना है P से R, ये R है, P से R कितना है 6 cm है, तो कोण QPR कितना होगा, QPR ये ठो कोण कितना होगा, तो ये ठो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये कोण निकालना है ना, तो इसके सामने वाला P कहलाएगा, ये तो B कहलाएगा और ये H कहलाएगा, तो B और H का रिलेशन क्या होता है, BH का साइन होता है, इसे कोस होता है, कोस कर सकते हैं या सेक कर सकते हैं, कोस लगा दीजिए, कोस P बराबर B/H, कोस P बराबर B कौन होगा, P के जो एंगल रहता है उसके सामने वाला P कहलाता है, तो ये B कहलाएगा, यानी कि 3/H, H का मान कितना है 6, 1 है 2 नहीं, तो कोस P, कोस में कितना डिग्री का मान हाफ होता है, कोस में 60 डिग्री का मान हाफ होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कोई भी वृत्त अगर है तो स्पर्श रेखाएं कितने हो सकते हैं, वृत्त पर क्या बिंदु होता है, अनेकों बिंदु होता है, तो अनेकों हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं होते हैं अनंत। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि
ओ क्यू बराबर 12, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर, तो एक वृत्त बना लेते हैं, इसका त्रिज्या कितना है 5 सेमी है। बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, इसमें कोई बिंदु कहीं लीजिए, यहां बिंदु लिए, इस पर स्पर्श रेखा खींच दो, स्पर्श रेखा खींच दिए। स्पर्श रेखा का नाम क्या रखना है पी क्यू, पी क्यू कर दिए। केंद्र ओ, केंद्र का नाम क्या है ओ से जाने वाली एक रेखा, ओ से जाने वाली एक रेखा में बिंदु क्यू पर इस प्रकार स्थित है। ओ से जाने वाली कोई रेखा पर कहता है क्यू इस प्रकार स्थित है कि ओ क्यू 12 सेमी हो जाता है। ओ से क्यू कितना हो जाता है 12 सेमी हो जाता है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई पी क्यू की लंबाई निकालना, ये तो लंबाई निकालना है ना, समझ में आया। कहता है एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 5 सेमी है, वृत्त पर कोई बिंदु स्पर्श बिंदु P है और P से एक रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा PQ, और कहता है केंद्र O से जब रेखा गुजरती है वो भी P से होकर गुजरती है Q से, ठीक ना, और वो 12 cm दूर पर है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q जो है, O से कोई एक रेखा जा रही है और जो Q मिलेगा वो Q कहता है इस प्रकार मिलती है कि O से Q तक कितना हो जाएगा 12 cm। तब कहता है PQ की लंबाई क्या है, इस PQ की लंबाई पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, तो ये कर्ण बन जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ना, इसको हम 5 कहेंगे, त्रिज्या है तो कहीं भी लेंगे त्रिज्या क्वेश्चन होगा। तो ये क्या बन जाएगा कर्ण, अर्थात 12 पर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 पर स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ये तो भुजा PQ पर स्क्वायर, PQ पर स्क्वायर, तो बराबर 144 में 25 आके घट जाएगा, तो उधर क्या बच जाएगा PQ का स्क्वायर, ये कितना बचा 119 PQ पर स्क्वायर, तो खाली PQ बराबर कितना अंडर रूट हो जाएगा, कहीं होगा ऑप्शन डी नंबर। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, कौन कौन TP और TQ, केंद्र O, केंद्र का नाम क्या है O, इस पर कहता है TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ, ये T हो गया, ये P हो गया, Q हो गया, कौन सा कोण POQ, P कहां है POQ, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण कितना दे दिया है 110 डिग्री। कहता है PTQ कितना होगा PTQ, ये तो कोण कितना होगा, तो सीधी बात है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, और ये चतुर्भुज बन गया, तो यहाँ 110 है तो यहाँ कितना होगा, तो ये चतुर्भुज है तो 90 90 180 दो कोण हो गया, और कुल मिलाकर 360 डिग्री करना है ना, तो 110 प्लस 90 प्लस 90, अब प्लस इसको कुछ मान लेते हैं x, मिलके कितना होना चाहिए 360 में जाके घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 70 डिग्री बच जाएगा ना, x बराबर 70 डिग्री का ऑप्शन होगा, कहां है बी नंबर, ठीक है 60। चलिए यहां देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर कहता है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 cm त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, केंद्र से दो त्रिज्या को काट दो त्रिज्यखंड कहलाता है। इसमें इसका कोण कितना है 60 डिग्री, त्रिज्या कितना है 14 cm, फिर कहता है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ना, यानी थीटा हो गया 60 बटे 360 पाई 22 बटे 7 आर स्क्वायर 14 गुना 14 ना, 7 दूनी 14, उसके बाद फिर ये कटेगा 6 का 36 6 बार में, और इस दूसरे कट जाएगा ये 3 बार में, अर्थात हो गया 14 22 हो गया 308 अब बटे 3, अर्थात कहीं ऑप्शन होगा डी नंबर है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P हो, अब वही सूत्र का खाली लिखने का रहा है, खाली कह रहा है त्रिज्या की जगह आर ले लेना है और कोण को P ले लेना है, तब कहता है कौन सा सूत्र बन जाएगा, तो थीटा बटे 360, थीटा का मान P 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह क्या ले लेंगे आर लेंगे, आर लेने का है पाई आर स्क्वायर, अर्थात यही हो जाएगा पाई पी आर स्क्वायर बटे 360, कहीं होगा पाई पी आर स्क्वायर बटे 360, डी नंबर हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है
दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतना इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो अलग अलग वृत्त है, इसका एक का त्रिज्या कितना है 19, एक का त्रिज्या कितना है 9। तब कहता है एक और वृत्त है जो ये दोनों वृत्त का परिधि जोड़ के इसके बराबर होता है, यानी कि इसका त्रिज्या कितना होगा, तो इसका त्रिज्या r मान लेते हैं, तो 2 पाई बड़ी आर कर ले इसका परिधि, और इधर 2 पाई r1 एक ठो का परिधि, फिर 2 पाई r2 दूसरे ठो का परिधि जोड़ देंगे तो इसका परिधि अकेले बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा कर रहा है 2 पाई कॉमन निकाल लो, r बराबर इधर भी 2 पाई कॉमन निकलेगा तो r1 प्लस r2, 2 पाई खत्म, r बराबर कितना, दोनों त्रिज्या खाली जुट जाएगा ना, जुटेगा। तो पहला त्रिज्या कितना है 19, दूसरा 9, 19 9 28, 28 कहीं होगा ऑप्शन बी नंबर। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। अब कहता है एक रूम है, कमरा है, और इस कमरे में एक बांस ला के रखेंगे तो उस बांस का क्या लंबाई होगा जो कि इसमें आराम से अट जाएगा। मैक्सिमम बड़ा से बड़ा बांस, तो बड़ा से बड़ा बांस कब अटेगा कमरे में, तो कोना, एक कोना से ऊपर वाला कोना, जमीन का कोई एक कोना लेंगे और उसके सम्मुख वाला ऊपर वाला कोना लेंगे तो उससे बड़ा बांस हटेगा रूम में। अर्थात क्या निकालना है, घनाभ का कोणीय विकर्ण, क्या निकालना है, घनाभ का, घनाभ का विकर्ण निकालना है, घनाभ का। तो कैसे निकालेंगे, तो जमीन के बारे में सोचें, जमीन के बारे में गौर से सोचें। जमीन ये हुआ, इसका ये तो अगर विकर्ण निकाल लेते हैं तब यहां जो जमीन पर खड़ा है कोना, एक कोना, वो और विकर्ण दोनों मिलकर फिर त्रिभुज बनेगा, और उसका जो विकर्ण है कर्ण बन जाएगा, नहीं बनेगा। जैसे कमरा से फील करो, अपने अपने जिस कमरा में बैठे हैं उस कमरा में गौर से सोचें कि इधर से एक लंबाई ले लेंगे, कितना, कुछ ले लो, तीनों में कुछ भी ले सकते हैं। कहां है मान 34 नंबर ना, 9 8 और 12 है ना, कुछ ले लेते हैं हम, 8 एक टुक ले लेते हैं, एक टुक 9 लेते हैं, और ऊंचाई वाला को 12 ले लेते हैं। समझ रहे हैं, फ्रेश से बना दो, इधर बना देता हूं तुरंत। अब क्या है कि यहां इस कोना पर कोई डंडा रखेंगे और यहां तक पहुंचा देंगे तो वो सबसे बड़ा होगा ना। अजीब सा बन गया लेकिन फिगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो कि 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो किसी कमरा में सबसे बड़ी बांस, तो क्वेश्चन है सबसे बड़े बांस की लंबाई निकालना। तो कितना बड़ा से बड़ा कितना बांस हम रख सकते हैं, एक कोना से दूसरा ऊपर, नीचे वाला एक कोना ले लेंगे और उसके सामने वाला ऊपर का कोना पर बांस अगर लगाएंगे तो सबसे बड़ा बांस वही होगा ना। तो उसका लंबाई कैसे निकालेंगे, तो उसका लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखिए, अगर इस कोना बांस लगाते हैं, इस कोना के सामने कौन ठो कोना होगा, ये ठो होगा, ऐसे चल जाएगा ना। तो अपने रूम में बैठ करके सोचिए सबसे पहले कि ये जो है और दीवार का ये जो ऊंचाई है, ये हम ऊंचाई ले लेते हैं, इसको कर्ण ले लेंगे, ठीक ना। इसके लिए आधार कौन सा बन जाएगा, आधार बन जाएगा इसका कर्ण, इस जमीन का जो कर्ण है इसका कर्ण बन जाएगा आधार, ये ठो बनेगा ना। क्योंकि देखते हैं ये ऊंचाई यहां है, ऐसे भी फिगर में भी दिख रहा है ये ऊंचाई यहां है, तो इस कोना से लेकर के इस कोना तक का कैसे दूरी निकालेंगे, तो इसका मान तो ये 12 9 8 है, अगर इसको हम 12 ले लेते हैं, इसको 12 ले लेते हैं और एक को 8 ले लेंगे, एक को 9 लेंगे, इसको 9 ले लेते हैं और एक को 8, ये हो जाए यहां से यहां तक इतना सा, इतना सा कितना ले लेंगे इसको 8 cm। 3 डायमेंशनल से अपने रूम में बैठ करके सोचेगा, ठीक ना, कि जमीन वाला जो वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, उस आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे, जमीन वाला जिस फर्श पर बैठते हैं।
तो एक भुजा 9 है और एक भुजा 8 है, तो उसका विकर्ण कितना निकल जाएगा? 9 9 81, 8 8 64, 81 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, और इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन वाला विकर्ण के बारे में सोचे, जिस पर आप लोग बैठते हैं रूम में। तो एक भुजा 8 ले लेंगे और एक भुजा 9 ले लेंगे, तो ये कितना होगा? इधर 8 कर सकते हैं ना, तो पाइथागोरस प्रमेय पर इससे निकालेंगे इतना पर स्क्वायर प्लस इतना पर स्क्वायर और इस पूरे पर रूट, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा। और ये कर्ण कितना निकल गया? ये कर्ण निकल जाएगा √100/5 निकला। अब प्रश्न आगे है कि इसको निकाल के क्या करेंगे? यहां बांस रखेंगे तो इससे भी बड़ा बांस वो होगा जो कि कोनों को नहीं खड़ा कर देंगे ना, उस कोना से वहां तक ले जाएंगे, तो उसका जो ऊंचाई होगा, उस ऊंचाई को निकालने के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, जो ऊंचाई है वो एक भुजा बन जाएगा और उस कोना से ये कर्ण एक भुजा बन जाएगा और उसके कोना से जो ये ऊंचाई तक ले जाएंगे बांस जहां रखे वो बांस बन जाएगा कर्ण। अब नया त्रिभुज तैयार हो जाएगा ना, होगा। समझ रहे बात कि जमीन पर जो कर्ण था वो कर्ण एक भुजा बन जाएगा और वो जो ऊंचाई वाला भुजा है वो भुजा एक भुजा बन जाएगा, और शून्य में जो वो बांस लगा हुआ है वो बांस क्या बन जाएगा? वो भुजा एक कर्ण बन जाएगा नया त्रिभुज का। डबल त्रिभुज का कम करना पड़ा ना, एक तो फर्श वाला त्रिभुज बना लेंगे कोना कोने मिला के, वो कर्ण निकल जाएगा। कर्ण निकल गया। उसके बाद जो बांस हम लगाए हैं उस कोना से उस कोना तक, वो बांस बनेगा एक नया त्रिभुज का कर्ण, जबकि पहले फर्श का जो कर्ण निकला वो बन जाएगा आधार, बनेगा ना। जो फर्श का कर्ण निकला वो क्या बन जाएगा? आधार। और बांस जहां लटका हुआ है दोनों, जमीन वाला कोना से ऊपर वाला कोना पे, वो बन जाएगा कर्ण। तब आप बोलो जमीन वाला बांस वाला त्रिभुज पर, फर्श वाला त्रिभुज नहीं, बांस वाला त्रिभुज, बांस वाला त्रिभुज में एक भुजा कितना हो जाएगा? √100/5 ना, और दूसरा भुजा कितना बन जाएगा? 12। नहीं समझ रहे जी? अरे बच्चा समझ रहे हो? ये 7वां 8वां भी क्वेश्चन ये सब बनाया जा सकता है। तो नतीजा ये होगा कि एक भुजा √100/5 पर स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा भुजा 12 पर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कर देंगे, ये करेंगे, तब निकल जाएगा हमारा बांस अर्थात मेन कर्ण निकला ना, जिसको हम विकर्ण कर रहे हैं। तो 145 रूट खत्म, ये हो जाएगा 145 प्लस बराबर है कितना हो जाएगा? 200। इसका वर्गमूल कितना होता है? 17, अर्थात कितना हो जाएगा? 17 है ऑप्शन। यहाँ बी नंबर हो जाएगा। हाँ, इसमें संयोग से बी में बी नंबर हो जाएगा। आगे है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की ऊंचाई 12 सेमी है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेमी है। पूरा व्यास है 10, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, ये ठो निकालना है। फिर यहाँ पाइथागोरस नहीं लग जाएगा? ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर 144, 5 25, 169, 169 का वर्गमूल 13। तो कौन हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 cm, आधार की त्रिज्या 6 cm वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए, एक शंकु बना हुआ था और उस शंकु का आधार का त्रिज्या कितना था? तो 6 cm, ऊंचाई कितना था? 24 cm। अब कोई बच्चा आता है, इसको मिटा दिया, क्योंकि मिट्टी था, मॉडल बनाने वाली मिट्टी था, मिट्टी को ऐसे मिचका दिया और उसको क्या कर दिया? वो गोला बना दिया। तब कहता है इस गोले की त्रिज्या क्या होगा? समझ में आया क्वेश्चन? तो मान लेते हैं इस गोले की त्रिज्या बड़ी आर है, क्या है? और इस गोले की त्रिज्या जो 6 है उसको हम छोटी आर कर देते हैं। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा ना, होगा। तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई गोले का त्रिज्या पर क्यूब, और इसका आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r² h होता है। तब देखिए 3 3 खत्म हो गया, पाई पाई खत्म हो गया, यहां बच गया 4 r पर क्यूब बराबर r² h। r² कितना है? 6 × 6 और h कितना है? 24। ये कटेगा 4 6 24, यानी r³ बराबर 6 × 6 × 6, r बराबर क्या आ जाएगा? 6 पर क्यूब ना, r बराबर 6। कितना हो जाएगा? 6 ऑप्शन में नहीं है, सी नंबर हो गया। समझ में आया बात? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है?
तो ये सूत्र ही होता है 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। बी नंबर, ठीक ना। ये अभी आपको फिलहाल रट्टा मार लेना है। 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के, ये सूत्र होता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। 3 इस चैप्टर में अभी हम लोग नहीं गए थे, जाएंगे जान जाएंगे। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। आगे है वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल जैसे रहता है ना कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके रहता है, 30 से 40, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। और जो भी कुछ बारंबारता है इसको जब जोड़ जोड़ के हम लोग तैयार करते हैं संचयी बारंबारता। तो इस वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ इस प्रकार का आता है, ठीक ना। तब इसको कहते क्या, इसको त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, अर्थात डी नंबर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से अधिक, 0 या 0 से अधिक और 1 से कम, 1 तक प्रायिकता क्या होता है? 0 भी हो सकता है, क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और 0 से अधिक भी हो सकता है। लेकिन एक हम लिख सकते हैं ना, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ी या 0 और 1 से छोटी या 1, इसको कहते हैं छोटी या बराबर, और ये हो गया बड़ी या बराबर। 0 से बड़ी या तो बराबर और 1 से बड़ी या छोटी या बराबर, यानी कि 0 से लेकर 1 तक हो सकता है प्रायिकता। 0 से छोटी माइनस में नहीं हो सकता है, 1 से बड़ी प्लस में नहीं हो सकता प्रायिकता, ठीक ना। तो 1 से बड़ी नहीं हो सकता है, तो हमारा यह ऑप्शन है 2/3 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। 2/3 मतलब 0 प्लस समथिंग है, 0 से बड़ी हुआ ना, माइनस वाला हो ही नहीं सकता है। 15% का अर्थ क्या हुआ? 15/100, यानी क्या हुआ? ये 0.15, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अर्थात कौन सा नहीं हो सकता है? कौन तो नहीं होगा? माइनस में माइनस होता है, 0 से छोटी होता ही नहीं है, 0 से बड़ी या 1 तक। आगे बढ़े, यदि प्रायिकता 0.05 है तो इवेंट नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता मिलके एक सूत्र होता है, ठीक ना। PE प्लस PE डॉट ऐसे पढ़ते हैं, ठीक ना, कि घटना प्लस घटना नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1। तो घटना इवेंट की प्रायिकता कितना दिया हुआ है? 0.05 प्लस PE नहीं डॉट, इसको डॉट डैश को पढ़ते हैं नहीं, ठीक, एक हो गया। अब इतना खाली करेंगे, P इवेंट नॉट 1 माइनस 0.05 घट के कितना बचेगा? 0.95। समझ में आया? कहीं है ऑप्शन? सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे।